आर्थिक नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्न परिवर्तन किए गए, जिसमें नवीन औद्योगिक नीति। भारत में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत नई औद्योगिक नीति लागू की गई। इसमें आधुनिकीकरण, आधारभूत उद्योगों की स्थापना तथा उच्च तकनीकी पर विशेष ध्यान दिया गया। नवीन औद्योगिक नीति की प्रमुख जानकारी निम्नलिखित है। जैसे लाइसेंस से मुक्ति। नवीन औद्योगिक नीति में सरकार द्वारा कुछ व्यवसाय ऐसे थे जिसके लिए लाइसेंस लेने की जो अनिवार्यता थी उसको कुछ ढील दी गई, तो लाइसेंस से मुक्ति दी गई। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत कठोर लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। कई उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। वर्तमान में निम्न 6 उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता है। शेष उद्योगों को इससे मुक्त कर दिया गया है, जिसमें अल्कोहल यानी मादक पेय पदार्थ का यदि व्यापार कर रहे हैं, सिगरेट का व्यवसाय है तो उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। प्रतिरक्षा उपकरण यानी डिफेंस इक्विपमेंट्स, औद्योगिक विस्फोटक सामग्री का यदि व्यापार है तो लाइसेंस की अनिवार्यता रहेगी आपकी। खतरनाक रसायन का यदि हम व्यापार कर रहे हैं तो लाइसेंस की अनिवार्यता रहेगी। ड्रग्स तथा फार्मास्यूटिकल्स का यदि व्यापार है हमारा तो लाइसेंस की आवश्यकता रहेगी। इस प्रकार ये 6 जो हैं इनको लाइसेंस की अनिवार्यता है। इनके अलावा शेष उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट है पंजीकरण की समाप्ति। कई उद्योगों को औद्योगिक पंजीकरण से मुक्त कर दिया गया है। विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना की गई है। विदेशी निवेशकों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को तीव्रता से पारित करने हेतु बोर्ड का गठन किया गया। तकनीकी आयात में छूट दी गई। आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए विदेशी तकनीकी आयात करने की अनुमति प्रदान की जाने लगी है। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र के प्रभाव को कम करना। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी पूंजी को कम करना तथा इसके लिए विनिवेश को अपनाया जा रहा है। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों को छूट। देश के 34 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51% 51% विदेशी पूंजी बिना सरकार की अनुमति की छूट प्रदान की गई है। विदेशी निवेशकों का प्रवेश। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है। अनिवासी भारतीयों के लिए विशेष क्षेत्रों में निवेश के लिए अनुमति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है सेज की स्थापना। पिछड़े क्षेत्रों को चिन्हित कर सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की गई। फिर नेक्स्ट है फेरा, प्रतिबंधों की समाप्ति। विदेशी विनिमय अधिनियम यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के स्थान पर फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की स्थापना की गई। MRTP, प्रतिबंधों की समाप्ति। एकाधिकार पर एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम यानी मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज एक्ट प्रैक्टिसेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ नवीन औद्योगिक नीति है ना। आर्थिक सुधार के अंतर्गत व्यापार नीति में अभूतपूर्व परिवर्तन किए गए हैं। विदेशी व्यापार में नियमित नीतिगत आने वाले बाधाओं को दूर करके अनावश्यक नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया है। नवीन नीति के अंतर्गत निम्न परिवर्तन किए गए। प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात को छोड़कर सभी वस्तुओं के आयात पर लगने वाले प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है। आयात पर लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। आयात निर्यात विधि को सरल बना दिया गया है। निर्यात कर को समाप्त कर दिया है। निर्यात व्यापार में वृद्धि हेतु EOU यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स तथा EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया गया है। विदेशी पूंजी बाजार फॉरेन कैपिटल मार्केट की स्थापना की गई। चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू किया गया। भारतीय व्यापार को विदेशी व्यापार से प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। अब राजकोषीय नीति में देखें कि राजकोषीय नीति में हमारा क्या रहा है। तो सरकारी आय व्यय का लेखा जोखा राजकोषीय नीति कहलाता है। प्रायः सरकार सदैव छूट घाटे का बजट प्रस्तुत करती है। राजकोषीय घाटे से आशय है आय से अधिक व्यय होना। प्रायः राजकोषीय घाटे के सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन
के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP से आशय एक वर्ष में देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के योग से है। राजकोषीय घाटे को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। आर्थिक सुधार कार्यक्रम को लागू करने के पूर्व सन 1990-1991 में राजकोषीय घाटा GDP का लगभग 8.5% था। वर्तमान में इसे 4% तक लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए निम्न प्रयास किए जा रहे हैं: कर प्रणाली में सुधार, कर वसूली प्रणाली को सशक्त बनाना यानी मजबूत करना, उत्पादन एवं आयात कर को कम करना, अधिक से अधिक लोगों को कर के दायरे में लाना, जिससे सरकार की आय में वृद्धि हो और राजकोषीय घाटा कम हो। अब देखिए हम नेक्स्ट है मौद्रिक सुधार। मौद्रिक नीति से आशय देश की केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करना तथा उसमें अधिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संतुलन बनाए रखना। मौद्रिक सुधार हेतु इस प्रकार की नीतियां बनाई गई हैं। बैंकों के वैधानिक तरलता अनुपात यानी को कम करने का प्रयास किया गया है। वैधानिक तरलता अनुपात SLR से आशय है बैंकों से मांग की जाने वाली राशि तथा समय अनुसार दायित्व का एक निश्चित प्रतिशत तरल कोष यानी लिक्विड फंड में रखना आवश्यक होता है। रिजर्व बैंक आवश्यकता अनुसार इस प्रतिशत को कम या ज़्यादा कर सकती है। मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करती है। इसे संक्षिप्त में SLR कहा जाता है। बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों में विनियोजन तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा द्वारा तरल कोष का निर्माण कर सकती हैं। इसके लिए सरकार द्वारा प्रावधान किए गए, जैसे वैधानिक तरलता अनुपात में कमी। तो इस प्रकार नई आर्थिक नीति जो सन 1991 में बनी, उसके आधार, इसके उद्देश्य जो हैं इस प्रकार के थे। इसे आप अपनी कॉपी में लिखें।